अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका पॉडकास्टर सैयद अब्दुल राफ़े डीजेरा की एक और मुनफरिद पॉडकास्ट के साथ मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज की पॉडकास्ट बहुत यूनिक और स्पेशल है। उसकी क्या वजूहत है कि आज जो कि वक्त और माहौल चल रहा है ई कॉमर्स के हवाले से, उसी हवाले से आज हमारे एक मेहमान हैं और बहुत दूर से आए हैं। तो कराची की आवाम के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हम लेकर आ रहे हैं कि फैसलाबाद से हमारा एक मेहमान आया है जो कि ई कॉमर्स में बहुत शानदार तरीके से अपना आगाज़ करते हुए आज कामयाबी की उन सीढ़ियों तक पहुंचा है, जो कि आज कराची का नौजवान चाहता है कि हम ई कॉमर्स में आगे बढ़ें। चलें तो मैं उनका इंट्रोडक्शन करवाता हूं। उनका नाम है अहमद रज़ा गौरी, जो कि फैसलाबाद से ख़ास तौर पे आए हैं, तो उनको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह सर, बेहतरीन। कराची कैसे आना हुआ अहमद भाई? कराची तो आए थे गांव के सिलसिले में, कुछ एंजॉयमेंट का भी प्लान था कि चलो कराची को एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं क्या इनके मार्केट्स की सिचुएशन है, क्या हालात वाक़यात है। लेकिन कराची आते होते डर बड़ा लग रहा था। क्या रीज़न है? रीज़न ये है कि जैसे हमने सुना हुआ है कि भाई कराची के हालात इतने अच्छे नहीं हैं, स्नैचिंग वगैरह के मसले मसाइल काफ़ी ज़्यादा हैं। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि हमारे ज़हन में होता है कि अब हम होटल से भी निकल रहे होते हैं ना, फ़ोन वगैरह हमने ना वहीं पे रख के जाना है कि यार किसी किस्म का कोई मसला मसाइल ना हो जाए। तो इस तरीके से बड़े अजीब से ऑकवर्ड से मसले मसाइल। कभी कभार ना सोशल मीडिया की वजह से भी ना बहुत सारी चीज़ें गलत प्रिटेंड की जा रही है। ये तो पूरे पाकिस्तान के ही ऐसे हालात चल रहे हैं। खैर, हम आपके आज जो बात करने जा रहे हैं ताकि अवाम और ख़ास तौर पर बिलखसूस, क्योंकि हमारा नैरेटिव कराची वालों के लिए सबसे ज्यादा कि वो ग्रूम हो, तो आप फैसलाबाद से आए, आपको खुश आमदीद कहता हूँ कराची में। तो आप जरा ये बताएं कराची वालों को कि आपने अपनी जर्नी का आगाज किस तरह किया, और आप जब अपनी जर्नी का आगाज कर रहे थे तो उस वक्त आप कहाँ थे, आपका बैकग्राउंड क्या था? अब बैकग्राउंड के हवाले से बाय एजुकेशन मैं टेक्सटाइल टेक्नोलॉजिस्ट हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर से पास आउट हूँ। तो जैसे नॉर्मली हर बच्चे के ज़हन में होता है कि यार स्टडी के दौरान कुछ ना कुछ बंदा कमा ले, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो खैर इतनी नहीं होती, लेकिन घर वालों की तरफ से एक जो वर्ड यूज़ किया जा रहा होता है कि एटलीस्ट आप अपना खर्चा बर्दाश्त कर लो। तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए फिर मैं एज ए एंड्रॉयड डेवलपर काम करना शुरू किया। एक सॉफ्टवेयर हाउस है फैसलाबाद में, उसे ज्वाइन किया, वहाँ पे काम किया तकरीबन 1-1.5 साल। लेकिन तब मुझे रियलाइज हो गई चीज़ें कि जो इस टाइप की चीज़ें हैं ना, जो टेक्निकली चीज़ें आ जाती हैं जिसमें आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और इसमें आगे कंटिन्यू करते हैं, वो काफ़ी टाइम टेकिंग है। आपको 2-3 साल एटलीस्ट चाहिए, प्रॉपर प्रैक्टिस है, और फिर रिलैक्स होकर फुल फोकस होकर काम कर सको, तभी आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो। अब वो 2-3 साल का टाइम पीरियड निकालना मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट था। मुझे चाहिए था कि यार कुछ इंस्टेंट अर्निंग होनी चाहिए, कि मैं काम करूँ प्रॉपर, हफ्ते 10 दिन 15 दिन बाद मेरी पेमेंट आनी चाहिए। तो इस सिलसिलेकार को मद्देनजर रखते हुए फिर मैंने उस चीज़ को स्किप कर दिया और मैं आ गया मार्केटिंग की तरफ, जिसमें फिर मैंने डिजिटल मार्केटिंग को कंटिन्यू किया और इससे रेलेवेंट बाकी चीज़ों को कंटिन्यू किया। उस वक्त जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ चल रही थी पाकिस्तान में, वो था दराज प्लेटफॉर्म, कि आप दराज के ऊपर प्रोडक्ट सेलिंग करें, पैसे कमा लें। तब वो चीज़ों को जब मैंने देखा कि मुझे बड़ी चीज़ें अच्छी लगी, तो उसमें जो सबसे खास बात यह है कि जो मेरा पहला सप्लायर था ना, जिनसे मैंने रब्ता किया, वो बंदा भी कराची का था। कि मैंने कराची से प्रोडक्ट अरेंज करके फिर दराज के ऊपर सेल आउट करना शुरू की। तो तब मेरा ऐसे फिर आगाज हो गया स्टडी के साथ साथ ही, और अल्लाह का शुक्र है स्टडी कंप्लीट होते होते मेरा काफी हद तक सारा काम स्टेबल हो चुके हुए थे 2-3 साल के अंदर अंदर। स्टडी के एक्सपेंसेस भी, ओवरऑल जितने भी एक्सपेंसेस वगैरह कि घर की तरफ से जो मेन था ना कि अपना खर्चा बर्दाश्त कर लो, वो स्टडी के दौरान मैंने कर लिया था फिर। ठीक, अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि आपने जो अपनी ई कॉमर्स की शुरुआत करी थी वो दराज के प्लेटफॉर्म से। अच्छा, वजूहत क्या बनी उन दराज के प्लेटफॉर्म में? क्योंकि प्लेटफॉर्म्स तो बहुत सारे हैं, अमेजोन भी है, शॉपिफाई भी है, दीगर प्लेटफॉर्म ईबे भी है, तो दराज ही क्यों? अब असल में ऐसा है कि जिस टाइम पे मैंने स्टार्ट किया था ना, तब हमने अपनी वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट भी बिल्ड की थी, लेकिन वहाँ पे जो मेजर इशू आता था कि हमारे पास ऐसा इतनी इन्वेस्टमेंट अवेलेबल नहीं थी कि हम मार्केटिंग कर सकें, हमारे पास इतनी ज्यादा इन्वेंट्री अवेलेबल नहीं थी। तो उसका जो सोल्यूशन था वो फिर दराज था हमारे पास पाकिस्तान में लोकल। कि मतलब आपका कहने का मकसद ये कि दराज में इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं। तब इतनी जरूरत नहीं थी, तब मेरा आसानी से इस चीज के अंदर काम स्टार्ट हो गया। तो मैंने तकरीबन 5,000 रुपए से काम का आगाज किया। कौन से सन पे स्टार्ट किया था आपने? ये मैंने तकरीबन स्टार्ट किया था 2017-18 के राउंड अबाउट। तो तब मेरे फिर आगे सारी चीजें कंटिन्यू होगी। तब मुझे पता लग गया कि यार ये चीजें वर्क कैसे करती हैं। पॉइंट मेरा ये था कि मैंने पैसा नहीं कमाना, मैंने चीजों को सीख लेना। मुझे पता था यार बंदा जब चीजों को सीख लेता है ना, बंदा पैसा कमा लेता है। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए फिर मैंने उन सारी चीजों को कंटिन्यू किया। तब मुझे पता लग गया कि यार ये वाले काम ऐसे 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 तरीके से होते हैं। तो उन्हें कंटिन्यू करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता जैसे मेरे कराची के जानने वाले थे, फिर मुझे लाहौर के बंदे मिले, और उसके बाद मैंने अपना कंटेंट क्रिएशन की तरफ आ गया, वीडियोस बनाना स्टार्ट की। तो उसके जरिए फिर मुझे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो इस तरीके से फिर मैंने अपने बाकी सारे कामों को लेके चला।
तो आपकी पहले महीने की जो इनकम थी, क्योंकि आपको पता है जब बंदा स्टार्टअप लेता है तो वही सबसे मुश्किल मरहला होता है, और पहला दूसरा अक्सर और बेशतर लोग 1-2 महीने के बाद ना गिव अप कर लेते हैं कि यार नहीं हो पा रहा, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि हमें बस इसी से ही कमाना है और करना है। तो वो किस तरह आपने मैनेज किया, और वो पहले महीने में आपने कितनी अर्निंग स्टार्ट कर दी? अब मैंने 5,000 की प्रोडक्ट मंगवाई थी और तकरीबन मेरी 8,000 के राउंड अबाउट सेल आउट हो गई थी। फिर जो दराज का कमीशन वगैरह और बाकी सारे मामला वगैरह वो कट कटा के तकरीबन मुझे 1,000-1,500 रुपया बचा था मेरी पहले इनकम के अंदर। वो भी मेरे लिए बड़ी एक खुशी की बात थी कि यार चलो मैंने 5,000 लगाया, मेरा 1,500 एक्स्ट्रा हो गया। तो इस तरीके से जब मैंने चीजों को वर्क किया तो मुझे इतना रियलाइज हो गया कि ये चीजें ऐसे वर्क करती हैं। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है ना वो आपको पता होना चाहिए, यार ये वाला काम ऐसे होता है, ये वाला काम ऐसे होता है। फिर उसके बाद बंदे के अपने ऊपर है जिस तरीके से मर्जी आगे चीजों को लेके चला जाता है। जब मैंने ये वाला सारा काम किया उसके बाद फिर मैंने मार्केट्स को विजिट किया, लोकल मार्केट जैसे फैसलाबाद के नजदीक कराची क्या कहते हैं लाहौर आ जाता है, मैं लाहौर गया, लाहौर की डिफरेंट मार्केट्स में गए, वहां भी हमने सप्लायर्स को देखा। तब ये वाला रुझान लोगों के अंदर काफी ज्यादा था कि दराज के ऊपर काम करें, दराज के जरिए पैसे कमा लें। फिर मैंने दराज के ऊपर अपना स्टोर क्रिएट किया। अब मेरे एक और बहुत ही प्यारे अजीज दोस्त हैं, वो खाली टेक्निकल के नाम से उनका यूट्यूब चैनल है, उन्होंने मुझे इसमें बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे बोला कि यार पैसा करो, काम तो आप कर ही रहे हो, इसकी आप आगे वीडियोस भी बनाना शुरू कर दो। अच्छा। तब मेरे पास ना कैमरा था, ना बाइक थी, ना माइक था, कुछ भी नहीं था। उन्होंने मुझे तैयार किया, घर से उठाया, पार्क के अंदर मुझे लेके गए हैं, मैंने वहां पे जाके अपनी वीडियो शूट की है और वहीं पे फिर मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला। तकरीबन मेरी जो पहली वीडियो वो 1.5 लाख के राउंड अबाउट है और स्टिल अभी तक मुझे उस वीडियो के जरिए अर्निंग हो रही है, उस वीडियो के जरिए क्लाइंट्स मिल रहे हैं, उस वीडियो के जरिए काम बाकी सारी चीजें चल रही हैं। तो इस तरीके से फिर मेरे बाकी सारे मामला वगैरह चले। कहने का मतलब ये कि आपको डिफरेंट वेज मिल जाती है जब आप एक काम को कंटिन्यू करते हैं। अब इसमें लोग मिस्टेक ये कर देते हैं, स्पेशली तौर पे जो हम आज बात करें ई कॉमर्स के हवाले से, लोग समझते हैं कि यार ये कोई ऐसा बिजनेस है कि पता नहीं इसके अंदर अर्निंग होती है नहीं होती, नुकसान है। नो डाउट मसले सारी चीजें साथ साथ हैं, लेकिन अगर आप प्रॉपर अच्छे मेथड को फॉलो करते हुए काम करते हो आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। तो मैं इसी हवाले से यही सवाल कर रहा हूँ कि अगर कोई यंग लड़का है, यूथ है, उसको क्या करना चाहिए ई कॉमर्स में आने के लिए, और अगर वो आ जाता है तो उसको सबसे पहले किस प्लेटफॉर्म पे काम करना चाहिए? अब इसमें तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो डिसाइड आपकी करती है इन्वेस्टमेंट। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट अच्छी अवेलेबल है फिर मेथड को छोड़ हो जाता है, अगर अच्छी इन्वेस्टमेंट अवेलेबल नहीं है तो मेथड को छोड़ हो जाता है। अगर अच्छी इन्वेस्टमेंट है, मैं फर्ज किया ये डिसाइड कर लेता हूँ कि यार ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, 1 लाख या 2 लाख रुपए के राउंड अबाउट एक ऐसा बच्चा है जो फिलहाल घर वाले सपोर्ट भी कर देते हैं कि चलो यार 1 लाख ले लो, 2 लाख ले लो, आप अपना काम चला लो। हम 1-2 लाख रुपए को एज्यूम करके चलते हैं आगे। अब आपके पास 1-2 लाख रुपए अवेलेबल है, सबसे पहले आप देख लें आपने किस एरिया के अंदर रहते हुए काम करना है। लाइक जैसे फर्ज किया मैं फैसलाबाद से हूँ, कोई बंदा लाहौर से, कोई कराची से है, क्योंकि एरिया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आप प्रोडक्ट सोर्सिंग कर रहे होते हैं। क्योंकि इस बजट के अंदर ऐसा नहीं है कि हम कह लें कि यार हमने क्या कहते हैं चाइना से सामान मंगवाना है, क्योंकि लोग रिस्क नहीं लेते, उन्हें पता नहीं होता मेथड क्या तरीका है। एरिया आपका डिसाइड हो गया, पैसे आपके पास अवेलेबल हैं। जो दूसरी अगली इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि आपने किस प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर रहते हुए काम करना है। आप इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर पे काम करना चाहते हैं, फैशन कैटेगरी पे काम करना चाहते हैं, ज्वेलरी, इस तरह की जो भी सारी चीजें मार्केट के अंदर चल रही हैं, तो इसका बड़ा सिंपल सा तरीका होता है कि लोग देख रहे होते हैं डिफरेंट तरह के एड्स वगैरह को। इसका भी एक तरीकेकार होता है कि हमें पता लग जाता है कि मार्केट के अंदर ये वाले ज्यादा एड्स कंज्यूम हो रहे हैं, ये वाला डाटा स्पेंड किया जा रहा है, तो इसके जरिए हमें ये वाले काम कर लेना चाहिए। एक तो ये चीज हो जाती है, लेकिन मैं हमेशा यही रिकमेंड करता हूँ जो सबसे ज्यादा आसानी के साथ आपके पास प्रोडक्ट अवेलेबल हो उसे ही आप आगे कंटिन्यू करें। फर्ज किया आप हैं, आपके जानने वाले हैं जिनकी कोई मार्केट में कोई ना कोई दुकान है। अब हर बंदा ऐसा होता है कि किसी ना किसी का दोस्त, चाचा, मामा, कोई ना कोई होता है कि जिनकी मार्केट में दुकान होती है। तो मैं हमेशा यही रिकमेंड करता हूँ उनसे बातचीत करके उनसे प्रोडक्ट लेके आप अपने काम का आगाज कर लें। अगर आपके पास लो इन्वेस्टमेंट अवेलेबल है, आपकी इन्वेस्टमेंट साइड पे है, उन्होंने आपको दे दिया प्रोडक्ट, और जो वो वाली इन्वेस्टमेंट है वो आपकी इस्तेमाल होगी मार्केटिंग के ऊपर। उनसे आपने प्रोडक्ट ले ली, आप अपना मार्केटिंग सीखें कि आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे करनी है, फेसबुक के ऊपर पेज आपने सेटअप कैसे करना है, आपने दराज के ऊपर काम कैसे करना है, और बाकी जो भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं किसी भी प्लेटफॉर्म को स्किप नहीं करना। OLX का भी इस्तेमाल करें, दराज का भी इस्तेमाल करें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का भी इस्तेमाल करें, लेकिन सारी चीजों को सीख के कंटिन्यू करें। ऐसा नहीं है कि आपके ज़हन में हो कि यार ये वाले पैसे हैं, मैंने फेसबुक के एड्स के ऊपर इतने पैसे लगा दिए, बाद में मुझे किसी किस्म का रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए अपनी लर्निंग करें, वहां से आपके पास प्रोडक्ट आ गई, आपका पैसा अवेलेबल है, उसे आप मार्केटिंग के ऊपर स्पेंड करें। तब आपकी जो हैक्टिक होती है ना कि आपको क्लाइंट मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ऑर्डर मिलेंगे नहीं मिलेंगे, वो वाली काफी टेंशन कम हो जाती है। एंड मुमकिन है आपको ज्यादा प्रॉफिट ना हो, लेकिन आपको क्लाइंट मिलेंगे, आपका काम कंटिन्यू होगा, आपकी 2-4 पेमेंट्स का सर्कल बनेगा, आपको पता लग जाएगा कि ये वाला काम ऐसे होता है, ये वाला काम ऐसे होता है। फिर आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी ऐड कर सकते हो, मार्केटिंग भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हो, और कोई प्रोडक्ट को भी ऐड कर सकते हो। इस तरीके से आपको काफी ज्यादा चीजें हेल्प आउट हो जाती हैं। लेकिन अब नॉर्मली क्या होता है, स्टूडेंट इस चीज में ना ज्यादा रिसर्च करते हैं, वो देखा देखी कि यार वो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम सेल हो रही है, मैंने भी वही सेल करनी है, फैशन कैटेगरी की प्रोडक्ट सेल हो रही है, मैंने भी वही सेल आउट करनी है। वो जब उस चीज को कंटिन्यू करते हैं तब आपके लिए मसला क्लियर होता है। अब मैं आपको कह देता हूँ यार
फैशन कैटेगरी पे काम कर ले, बड़ी अच्छी चीज है। अब आपकी अच्छी सोर्सिंग ही नहीं है, आपने काम कैसे करना है, आपने उल्टा लॉस के अंदर चले जाना है। तो बेहतर ये है कि जो सबसे आसानी से आपके पास चीज अवेलेबल होती है, उसे खरीद के या उसे किसी ना किसी तरीके से डील करके उसे कंटिन्यू कर ले। आपका काम का फ्लो बनेगा, 2-4 माह फ्लो बनने में लगेंगे, आपको पता लग जाएगा काम कैसे होता है। फिर उसके बाद जैसे मर्जी इन्वेस्टमेंट ऐड करें, जैसे मर्जी प्रोडक्ट ऐड करें, जिस बंदे से मर्जी डील कर लें, आपको तरीकेकार पता लग गया, फिर आपके लिए काम करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। सही है। अच्छा, ये आपने ना बड़ी डिटेल में बात बताई है, और उसके लिए आपको पता है एजुकेशन कंपलसरी है। तो इन चीजों के लिए वो एजुकेट कैसे हो? अब इसमें ना लोगों ने बड़ी 2 नंबरी की हुई है कि लोगों को थोड़ा सा मिसगाइड कर दिया हुआ है इस चीज के हवाले से, स्पेशली तौर पे कोर्सेज के हवाले से, कि लोग अब कोर्सेज का नाम सुनते हैं उनके ज़हन में होता है कि यार ये वाले कोर्सेज ये फजूल है, इन्होंने अपना खुद सिस्टम लगाया हुआ है। अब कॉमन सी चीज है कि भाई जो टीचर्स हैं, जो लॉयर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, मैं तो उन लोगों को भी जानता हूँ जो डॉक्टर है, शाम में क्लिनिक चलाते हैं, सुबह में प्रोफेसरी करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि भाई वो प्रोफेसरी करना छोड़ दे। एजुकेशन एक मुकम्मल एक पूरा सेक्टर है, पूरी दुनिया के अंदर एजुकेशन के ऊपर रिसर्च होती है, इस तरह के बाकी सारे मामला वगैरह। हमें इसको इस सेंस में लेके चलना चाहिए, बजाय इसके कि हम इस सेंस में ले कि यार जो एजुकेशन वाला सिस्टम है, ये जो कोर्सेज वाला सिस्टम है, ये कोई कुछ भी नहीं है, इन्होंने कोई पैसा कमाया नहीं होता, ये कोर्सेज वगैरह बेच के पैसे कमा रहे होते हैं। अब डेफिनेटली एजुकेशन एक आल्सो एक बिजनेस है, तो हमें इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए, बजाय इसके कि हम इस चीज को नेगेटिव के अंदर लें। हाँ, लोगों ने इसके अंदर गलती ये की है, लोगों को थोड़ा सा मिसगाइड कर दिया हुआ है, लोगों को बताया नहीं है मार्केट के हवाले से कि मार्केट एक्चुअली में कैसे वर्क करती है। लोगों ने बस ये बता दिया कि भाई आप ऑनलाइन काम का आगाज करें, हम लाखों करोड़ों रुपए कमा लेंगे, ये मैंने ऐसे पैसे कमा लिए, ये मैंने ऐसे पैसे कमा लिए। तो उसके पीछे का मुकम्मल प्रोसेस है, जो जर्नी है, वो लोगों को आइडिया नहीं है, तो जिसकी वजह से लोगों के लिए मुश्किल मसाइल का सामना करना पड़ता है। और फिर एट द एंड बच्चे भी इस चीज से बदसन हो जाते हैं कि यार ये जो कोर्सेज वाले ये वाला ऐसा कोई भी सीन है, ये सारा खुद सिस्टम है। डेफिनेटली आपको हर चीज यूट्यूब के जरिए मिल जाती है, लेकिन जब हम 1-to-1 बात कर रहे होते हैं, जब 1-to-1 डिस्कशन कर रहे होते हैं, बहुत से मसले मसाइल है फिर वहीं पे रिजोल्व हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे रिजोल्व नहीं होंगे, लेकिन जो यूट्यूब पे मसले मसाइल आपको आ रहे हैं, वीडियोस आपने देखी हैं, आप फिर कोई गलती करेंगे, फिर सीखेंगे, फिर गलती करेंगे, फिर सीखेंगे। इसका बड़ा सिंपल सा तरीका होता है, जिन लोगों ने गलतियां कर ली हुई हैं, आप उनकी गलतियों से सीखना, जैसे खुद गलतियों की तरफ जाए, तो वहां पे फिर आपके लिए काफी ज्यादा आसानी हो जाती है, आपके टाइम की बचत हो जाती है, आपके पैसे की बचत हो जाती है। तो इस सेंस में ये वाले कोर्सेज आपके लिए हेल्प आउट कर रहे होते हैं। नहीं तो सेम वही सीन है कि जैसे बच्चे घर बैठ के डिग्री करते हैं और कॉलेज या यूनिवर्सिटीज में जाके डिग्री हासिल करते हैं, वहां पे जाएंगे आपको थोड़ा सा एक्सपोजर अच्छे तरीके से मिलता है, मार्केट का पता लगता है कि लोग क्या क्या किस किस तरीके से काम कर रहे हैं, वहां पे काम कैसे हो रहा है, वहां पे काम कैसे हो रहा है। इन दोनों चीजों का जब कंपैरिजन हो जाता है, फिर आपके लिए काम करना काफी ज्यादा आसान होता है। तो लोगों को इस चीज की तरफ आना चाहिए, बजाय इसके कि हर चीज को नेगेटिव की तरफ लेके चलें। अब कई ऐसे डॉक्टर भी हैं जो खुद लगा देते हैं, आपकी मेडिसिन लेते नहीं ठीक होते। अब इस चीज को इस सेंस में मैं कहता हूँ लेके चलना चाहिए, ना किसी को डिग्रेड करना चाहिए, ना ही किसी को बहुत ज्यादा उठा देना चाहिए, रियलिटी की बेस के ऊपर बात करनी चाहिए। अच्छा, मैं आपकी बात कर लेता हूँ, आप मुझे बताएं ये चीज आपने किस तरह मैनेज करी? क्योंकि देखिए प्रैक्टिकल जब इंसान अपने बारे में बता रहा होता है ना, तो सामने वाला बंदा मुतमईन होता है, ऐसे होता है। तो आपने इस तरह किस तरह एजुकेशन हासिल करी इस चीज को, क्या चीज फॉलो किया आपने जिससे आप इतना एनहेंस हुआ? मैंने सिर्फ प्रैक्टिस की है और दूसरे लोगों की गलतियों से सीखा है। ठीक, क्योंकि मैं प्रैक्टिस कर रहा था, मुझे पता है ये वाला मसला आ रहा है, ये वाला मसला आ रहा है, इसका कैसे सोल्यूशन निकालना है। फिर उसके बाद मुझे कुछ ऐसे लोग मिलते थे कि जो वो गलतियां कर चुके होते थे, वो बता देते हैं कि यार अहमद भाई आप ऐसे नहीं, ऐसे काम कर लें, ये आपके लिए ज्यादा बेहतर है, इस तरीके से कंटिन्यू कर लें, इस तरीके से डीलिंग कर लें, ऐसे सोर्सिंग कर लें, ऐसे आपको बेनिफिट होगा। उनके मेथड को फॉलो किया, अपने खुद प्रैक्टिस करते रहे, चीजें हमें सीखने को मिल गई। लेकिन इन केस अगर कोई न्यू पर्सन है ना, मैं उसको हमेशा यही रिकमेंड करता हूँ, सबसे पहले सीखने के ऊपर फोकस करें। कि फर्ज के अगर कोई बंदा हमारी ये वाली वीडियो देख रहा है ना, वो इसमें ये बता दे कि अहमद भाई आप ये वाली बात गलत बोल रहे हैं, पता लग जाता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, हमें पता है कि यार ये वाला प्रोसेस ऐसे होता है, ये वाला प्रोसेस ऐसे होता है। लोग प्रोसेस को फॉलो नहीं करते, लोग मेथड को फॉलो नहीं करते, बस उनके ज़हन में ये क्वेश्चन होता है कि यार मेरे पास इतने पैसे हैं, मैंने इतने पैसों को ऐसे डबल करना है, कोई मेथड नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं है, और एट द एंड उल्टा नुकसान हो जाता है फिर। सही। अच्छा, हमने दराज, मिसाल के तौर पे हम दराज में काम कर रहे हैं ई कॉमर्स पे, उसमें हमने एक प्रोडक्ट लिस्ट कर दिया। अब इसका ये मतलब नहीं हमने लिस्ट कर दिया और हमारा काम खत्म, ऐसी है। हम उसके अलावा लिस्टिंग करने के अलावा उसको मार्केटिंग करने के लिए क्या क्या चीजें कर सकते हैं? अब इसमें ना जो सबसे मेजर गलती जो लोगों की होती है ना, वो प्रोडक्ट सोर्सिंग भी बड़े अच्छे तरीके से करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं जितनी वो कर सकते हैं, और उसके बाद वेट कर रहे होते हैं कि उनके पास कस्टमर आ जाए। लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है, आपको मार्केटिंग करना होती है। मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ, जब भी आप काम का आगाज करने लगे, सबसे पहले अपना मार्केटिंग बजट साइड पर लगा ले। वो कहते हैं ना नुकरिया पैसे ला दियोगे, अब थोड़े ऐसा वास्ते ही इस्तेमाल होंगे, कि उस सेंस में फिर चीजें चली जाती हैं कि आपने देख लेना कि आपका मार्केटिंग बजट कितना है, अपने प्रोडक्ट की प्राइस की कैलकुलेशन कर लें, मार्केट की प्राइस देख लें कि आपको ये वाली चीज इतने की मिल रही है, इतने की सेल आउट होगी, इतना आपका मार्केटिंग बजट है। ये वाली सारी जब आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी, आपको पता लग जाएगा कि 50,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, ये वाला आपका मार्केटिंग बजट है जो आपने मार्केटिंग के ऊपर स्पेंड करना है।
सबसे पहले लोग इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे, उन्होंने मार्केटिंग के ऊपर स्पेंड करना है। अब मुझे दुकानदारों को या जो मेरे पास बंदे आते हैं उन्हें समझाने में यही टाइम लग जाता है, कभी आपने मार्केटिंग पे स्पेंड करना है। कोई ऐसा नहीं है कि आपने दुकान खोली है ऑनलाइन, आपने चीज लिस्ट की है, कोई बंदा वेट में बैठा हुआ है कि भाई जैसे इस बंदे की प्रोडक्ट लाइव होगी मैं ऑर्डर कर दूंगा। अच्छा, ऐसा नहीं होता। एक मैं एडिशन और कर दूं, मिसाल के तौर पे आप बोल रहे हैं बजट, ऐसे एक नॉर्मल यूथ है या स्टूडेंट है, ऑब्वियसली उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो ऐसे बजट भी arrange मेंटेन करे या ऐसे। अरेंज करे, तो इस सूरत में उसको क्या करना चाहिए? इस सूरत में, इस सेंस में जाहिर सी बात है कि अगर उसके पास मार्केटिंग बजट नहीं है, वो खुद को ही अपना मार्केट के अंदर लेके आ जाए। सही है। मोबाइल फोन सभी के पास अवेलेबल है। जो बंदा हमारी वीडियो देख रहा होगा, जाहिर सी बात है उसके पास मोबाइल या लैपटॉप या पीसी तो होगा ही होगा। सही है। तो मोबाइल फोन के ऊपर जो भी उसके पास अवेलेबल है, अपने प्रोडक्ट की वीडियोस वगैरह बनानी शुरू कर दे, खुद की वीडियोस वगैरह बनानी शुरू कर दे। इससे क्या होगा, आपकी थोड़ी सी पर्सनल ब्रांडिंग होती जाएगी और साथ आपकी जो प्रोडक्ट है वो मार्केटिंग आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट हो जाएगी। फिर आपके पास टिकटॉक का प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यहाँ पे रील्स की फॉर्म के अंदर यूट्यूब के ऊपर अपनी वीडियोस वगैरह को अपलोड करें। आपको नहीं पता कि कब कहाँ से आपका कस्टमर आपके पास आ सकता है। तो इस तरीके से चीजों को कंटिन्यू किया जा सकता है। जब आहिस्ता आहिस्ता वो वीडियोस अपलोड करेगा, स्टेटस पे लगाएगा, ग्रुप्स वगैरह में शेयर करेगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेगा, कहीं ना कहीं उसकी मार्केटिंग हो रही होगी, कहीं ना कहीं उसके व्यूज आ रहे होंगे और कहीं ना कहीं उसके बाद फिर क्लाइंट वगैरह भी आना स्टार्ट हो जाएंगे। ये वाला एक इनिशियल स्टेप होता है। अगर इन केस आपके पास इन्वेस्टमेंट अवेलेबल नहीं है, इन केस मैं मानता हूं अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट अवेलेबल है फिर तो डेफिनेटली आपके लिए काम बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। आपने सारी कैलकुलेशन कर ली, आप फेसबुक के लिए सेपरेट बजट, इंस्टा के लिए जो भी आपका ये मेटा प्लेटफॉर्म है सेपरेट बजट हो गया, टिकटॉक के लिए सेपरेट बजट हो गया। और इन केस अगर आप थोड़ा सा अपने प्रोफेशनल काम को अच्छी तरीके से लेके चलना चाहते हैं, आप डिफरेंट टाइप के इन्फ्लुएंसर्स को ऐड कर सकते हैं कि जो उस कैटेगरी के अंदर ऑलरेडी रहते हुए काम कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड देख लेंगे जो से लोग अनबॉक्सिंग की वीडियोस वगैरह करते हैं, उनके साथ कोई ना कोई डीलिंग करने की कोशिश करें कि हम आपको इतने पैसे देंगे, आपको ये वाली प्रोडक्ट देंगे, आपको हमारी ये वाली वीडियोस क्रिएट कर दें। इस सेंस में कवर हो जाएंगी। फैशन कैटेगरी का सेपरेट इस तरीके से हो जाएगा, इंस्टाग्रामर्स हैं, टिकटॉकर्स हैं, तो इस तरीके से चीजों को कोलैब करके किया जा सकता है। तो बस आपने सीखना है कि आपने चीजों को सेल आउट कैसे करना है। प्रोडक्ट मैं आज आपको बता दूंगा, आप जाके कराची की मार्केट में बैठे हुए जहां मर्जी से जाके अवेलेबल कर लें, लेकिन आपको मार्केटिंग का तरीकेकार भी आना चाहिए। लोग इसी चीज के अंदर गलती कर देते हैं और एट द एंड उनका नुकसान हो जाता है, क्योंकि दुकानदारों को चाहिए होता है रिस्पॉन्स। दुकानदार है उसे चाहिए होता है कि यार मुझे पता लगे ये वाला बंदा मैंने ऐड किया है, मुझे कितनी सेल जनरेट करके दे रहा है। अब ऐसा नहीं है कि आपके पास बजट ही नहीं है, आप फिर वहीं के वहीं बैठे रह जाए, तो इस तरीके से आपके ताल्लुकात भी खराब होते हैं, मार्केट के अंदर आपका इमेज भी खराब हो जाता है। और फिर उनके ज़हन में यही होता है कि यार इस बंदे को मैंने प्रोडक्ट दी थी, ये बंदा 50 ऑर्डर या 100 ऑर्डर भी नहीं लेके आ सके। तो आपने इस चीज को फिर ओवरकम करना होता है अपने मार्केटिंग बजट को ऐड करके। अच्छा, इंट्रो में आपने बताया कि आप फैसलाबाद से अपने काम के ही सिलसिले में आए थे, वही यकीनन ई कॉमर्स या दराज के हवाले से ही काम होगा। तो ये कराची के व्यूअर्स को जरा बताया कि फैसलाबाद से एक बंदा कराची में आके अपनी प्रोडक्ट लेता है और सेल करता है, तो वो कराची वाले के पास इतना एडवांटेज है, तो वो किस तरह उसको मैनेज करे या किस तरह उससे फायदा उठा सकता है? इसमें बड़ी एक सिंपल सी वो एक कोटेशन है, घर की मुर्गी दाल बराबर वाला सीन है कि लोग इस चीज को रियलाइज ही नहीं करते कि हमारे पास कितनी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। जब मैं कराची पहुंचा हूं ना, हमने क्या कहते हैं होटल से निकले, बाहर सफर किया है, मैंने वो अली भाई मेरे सामने बैठे होने, मैंने यही बोला कि यार मैं ना पिंड के अंदर रहता हूँ, गांव के अंदर रहता हूँ, कि फैसलाबाद हमारा गांव है। फिर उस हिसाब से अगर जब हम कराची को देखते हैं कि कराची के एडवांस इतनी, यानी कि जहाँ पे क्या कहते हैं लोग ग्रो हुए हैं, वहां पे तो ऐसा सीन ही नहीं है, लेकिन वहां भी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, चीजों को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो कराची के लोगों के लिए तो एज ही बड़ा ज्यादा है, जहाँ पे आपके पास किसी प्रोडक्ट का मसला नहीं है, इन्वेस्टमेंट का मसला नहीं है, आप दुकानदारों से डील करके उनसे प्रोडक्ट लेके अपने स्टोर के ऊपर लगाएं, अपना मार्केटिंग बजट ऐड करें, लोगों को ऐड करें, बड़े आसानी से इन चीजों को कंटिन्यू किया जा सकता है। और इसी चीज के फिर एक ओवरकम भी किया शॉपिफाई ने, लोकल ई कॉमर्स ने, कि लोग इस चीज की तरफ आ गए हैं। उन्हें पता है कि यार मार्केट के अंदर ये वाली सारी चीजें अवेलेबल है, लोगों के मसले मसाइल का सामने, दुकानों के किराए, लोगों के खर्चात हैं, इन सारी चीजों को आपने मैनेज करना है, एक्सपेंसेस काफी ज्यादा है, तो इस तरीके से सारी चीजों को आप फिर ऑनलाइन इस तरीके में कवर कर सकते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट भी कम लगेगी, चीजें भी चलती रहेंगी, एक फ्लो भी बन जाएगा। तो लोग इस चीज का एज उठा लें तो बेहतर है, बजाय इसके कि कोई बंदा बाहर से आके एज उठा के चला जाए। हाँ, अच्छा, अभी शॉपिफाई का भी जिक्र किया, उस पर भी आते हैं। अच्छा, आपने ये बताया, मगर मुझे एक और चीज बताएं, क्योंकि मैं चाहता हूँ व्यूअर्स तक बात पहुंचे और वो इस चीज को एक सीरियस नोट पे लें कि कराची में तो सारी चीजें मौजूद हैं, मगर फिर भी कराची वाला आगे नहीं बढ़ पा रहा। मगर यकीनन पंजाब साइड या फिर कराची से बाहर के लोग वो ई कॉमर्स को कराची से ज्यादा यूटिलाइज कर रहे हैं। इसका क्या रीजन नजर आता है, ताकि लोगों को पता चले? जो मेन रीजन है वो सिर्फ एजुकेशन है और ट्रेनिंग से। ठीक है, लोगों को प्रॉपर अच्छे तरीके से एजुकेट नहीं किया जाता, या वही वो चूरन बेचने वाला सिस्टम निजाम वगैरह, वही सारी चीजें लोगों के ज़हन में है। और जो कराची के बंदे हैं ना, जो दुकानदार हैं, सप्लायर्स हैं, डीलर्स हैं, वो बड़े प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहे हैं, डीलिंग कर रहे हैं,
अब वही लोग पंजाब को एक हिसाब से मैनेज कर रहे हैं। बिल्कुल लेकिन ऐसा जो ही है। कराची के लोग हैं वो इस सेंस में मैनेज नहीं कर पाते हैं कि उन्हें एजुकेशन नहीं है, उन्हें पता नहीं है कि उन्होंने डील कैसे करनी है, कैसे उन्होंने वहां से तरीके से पैसे उनसे निकलवाने हैं। क्योंकि आज के दौर में जो मेन काम है वो लोगों की जेब से पैसा निकलवाना है, सही। प्रोडक्ट निकलवाना है। वो लोग इस चीज को नहीं कवर अप कर पाते। क्यों नहीं कवर कर पाते? वो इस चीज को अच्छे तरीके से समझते नहीं है, सीखते नहीं है, उन्हें पता नहीं है कि ये काम कंटिन्यू कैसे होता है। सही। अगर वो प्रॉपर एजुकेशन हासिल करेंगे यूट्यूब के जरिए, टिकटॉक के जरिए, हम वैसे भी मोबाइल फोन का इस्तेमाल बिल्कुल करते ऐसे ही हैं, है, लेकिन हमने क्या करना होता है? हमने सिर्फ स्क्रॉलिंग ही करना होती है, और जो चीज हमारे सामने आ गई हम देखते गए, लोग रिसर्च नहीं करते। जो यूट्यूब के ऊपर सर्च वाला बटन है उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, वो देखते नहीं है, तो जिसकी वजह से लोगों को ये वाले मसले का सामना करना पड़ता है। डेफिनेटली अगर यहाँ के लोग एजुकेशन हासिल करें, प्रॉपर अच्छी एजुकेशन, उन्हें पता होगा ये वाला मेथड ऐसे है, ये वाला मेथड है, ये वाला मेथड ऐसे है, इन्वेस्ट करें एजुकेशन के ऊपर, तो डेफिनेटली चीजें कंटिन्यू हो सकती हैं। अब पंजाब के अंदर लोग एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेनिंग्स के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, कोर्सेज के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। अब हत्ता कि मैं भी हूँ, मैंने कई कोर्सेज बाय किए हुए हैं, जो कोर्सेज मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जब तक आप सीखते रहेंगे आपका काम चलता रहेगा, नहीं तो एट द एंड फिर आपका काम वहीं पे बंद हो जाना है। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, शॉपिफाई का आपने जिक्र किया था, ये किस खेत की मूली है? अब असल में ना जो दो चीजें होती हैं, अब नॉर्मली अगर कोई बंदा है ना, फर्ज की आप है ना, आप कहते हैं मैंने टी शर्ट्स का काम करना है, डिपेंड करता है आपने किस प्लेटफॉर्म पे काम करना है। आप दराज पे करेंगे, अमेजोन पे करेंगे, फेसबुक, इंस्टाग्राम या किसी और प्लेटफॉर्म पे काम करेंगे, एक हो गया ये वाले प्लेटफॉर्म। और जो दूसरी जानिब आ जाते हैं वो आ जाता है कि आपने अपनी वेबसाइट बना के काम करना है। उसके अंदर हम एक प्लगइन यूज कर रहे हैं वूकॉमर्स के नाम से, कि आपने वूकॉमर्स के अंदर अपनी सारी शॉप को सेटअप कर लिया, वर्डप्रेस के ऊपर काम कर लिया। एक होता है वो तरीकेकार। अब इसका जो अल्टरनेटिव था वो था शॉपिफाई। शॉपिफाई सिंपल एक ऐसा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपने स्टोर को बिल्ड करते हैं, सेम वही जैसे आपकी वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट बिल्ड होती है, सेम वैसे ही शॉपिफाई भी होती है। अब लोगों को इस चीज का आइडिया नहीं है, उन्होंने ये समझा हुआ कि पता नहीं शॉपिफाई में उन्हें पैसे देने हैं। ऐसा कोई भी सीन नहीं होता। शॉपिफाई पे आपने अपना स्टोर क्रिएट करना होता है। बस इसके अंदर डिफरेंस ये है कि जो काम आप वर्डप्रेस के ऊपर कर रहे होते हैं वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, यहाँ पे थोड़ा सा काम आसान हो जाता है। लेकिन आपको पता है जो चीज आसानी के साथ प्रोवाइड की जा रही है, फिर उन्होंने उसके चार्जेस भी लेने हैं। वर्डप्रेस के ऊपर इतने आपके चार्जेस नहीं लगते जितने आपकी शॉपिफाई के ऊपर लग जाते हैं। एक तो आपकी ये वाली सारी चीजें हो गई, आपका वहां पे भी स्टोर क्रिएट होना है, वहां पे भी स्टोर क्रिएट होना है। किसी के लिए वो कॉमर्स सबसे बेस्ट है, किसी के लिए शॉपिफाई बेस्ट है। अब ये हर बंदे के लिए डिपेंड करता है, उसके बाद कितनी इन्वेस्टमेंट है, कितना मार्केटिंग बजट है, कैसे कैसे उसने चीजों को कंटिन्यू करना है। बस इसमें इतना ही मेजर डिफरेंस है। इसका ऐसा कोई सीन नहीं है कि भाई आप शॉपिफाई के जरिए पैसे कमा लें। अब नॉर्मली ऐसा होता है, लोग कहते हैं भाई टिकटॉक के जरिए पैसे कमाते हैं। भाई टिकटॉक पैसे नहीं देता पाकिस्तान के अंदर फिलहाल, लेकिन टिकटॉक के जरिए स्पॉन्सरशिप के जरिए अपने पर्सनल ब्रांडिंग के जरिए पैसे कमा सकते हैं। इसी तरह लोग कहते हैं यूट्यूब के जरिए, तो जस्ट एक तरीका है कि आप मोनेटाइजेशन ऑन करते हैं, आपको ऐड के पैसे मिल जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन आता है कि आपको उन पैसों से गुजारा नहीं है, आपने जो बाकी पैसे कमाने हैं, कोई प्रोडक्ट सेल आउट करनी है, कोई सर्विस सेल आउट करनी है, तभी आपके पैसे कमाए जाएंगे। तो लोग इस चीज को समझेंगे, फिर ही आपके लिए आसानी होगी। अंदाजन शॉपिफाई में स्टार्टअप लेने के लिए अगर मेरे पास एक प्रोडक्ट है, समझे 2000 रुपए की एक प्रोडक्ट है, तो कितने तक का स्टार्टअप ले सकता हूँ? मेरे पास कितने पैसे होने चाहिए कम से कम? इसमें ना अब दो चीजें आ जाती हैं। अगर तो आप इस सेंस में काम कर रहे हैं ना कि यार ये मैं टेस्टिंग कर लूं, अगर आप शॉपिफाई पे काम करना चाहते हैं और आप समझते हैं कि यार मैंने इस पे ही काम कंटिन्यू करना है और आपके पास इन्वेस्टमेंट कम अवेलेबल है, या तो ऑप्शन है कि आप टेस्टिंग के तौर पर पैसे लगा लें, या तो है कि आप प्रॉपर फुल फ्लैज इसे लेके चले। अगर आप टेस्टिंग के तौर पे पैसे लगाएंगे, लोगों के ज़हन में होता है कि यार चलो ये वाली प्रोडक्ट है, इसके ऊपर एड्स रन करके देखते हैं, चलेगी नहीं चलेगी वो बात की बात है। अक्सर अमूमन ऐसे ही होता है, वो नहीं चलती क्योंकि वो प्रॉपर उस चीज को सीरियस लेके नहीं चलते। लेकिन इन केस अगर आप चाहते हैं कि यार मैंने प्रॉपर अच्छे तरीके से काम करना है और सबसे पहले अपने पैसे को मैनेज कर ले, मेरी तरफ से रिकमेंडेड यही होता है कि कम से कम $300 से लेके $500 होने चाहिए। क्योंकि बाज़ ऐसा होता है कि जब आप काम कर रहे होते हैं तब आपके कुछ ओवर एक्सपेंसिव हो जाते हैं, फिर आपने कुछ चीजों को ऐड करना होता है, मार्केटिंग के ऊपर स्पेंड करना होता है, फिर आपने मार्केटिंग के ऊपर स्पेंड किया, ऐसा नहीं है कि फौरन ही आपको रिजल्ट मिल जाए, 3 माह 6 माह लग सकते हैं। तो आपने इन सारी चीजों को टैकल करते हुए काम करना है। नहीं तो अगर कम बजट होगा ना, कम बजट का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आपका पैसा एक बार जाया हो गया ना, आप दोबारा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अगर आपके पास 50,000 है, आपने शॉपिफाई का स्टोर बिल्ड कर लिया, फेसबुक के ऊपर ज्यादा नहीं 10,000 15,000 के एड्स वगैरह भी रन कर लिए, लेकिन अगर आपको वहां से उतना रिस्पॉन्स नहीं मिला, ऑर्डर नहीं मिले, आपके पास दोबारा मार्केटिंग के पैसे नहीं है, वो आपका काम वहीं पे ठप हो जाएगा, आपका 50,000 जाया। तो लोग इस चीज को फिर इस सेंस में ओवरकम करेंगे तभी फायदा होगा। फिर बात वही आ जाती है कि जितना इस प्रोसेस को समझेंगे, एजुकेशन हासिल करेंगे, ट्रेनिंग्स हासिल करेंगे, तब उनके लिए फायदा ये वाली चीजें होंगी। अच्छा अहमद भाई, टिकटॉक का बड़ा जमाना आजकल आ गया है और मेरे ख्याल से ई कॉमर्स में ये लोग तो बता रहे हैं कि बड़ी सेलिंग स्टार्ट हो गई है, तो ये क्या है? टिकटॉक भी सेल कर रहा है, हैरत है।
असल में ना वही बात आ जाती है कि आपके कंटेंट के जरिए ना बाकी सारी चीजें सेल आउट हो रही हैं। लोग जैसे फेसबुक के ऊपर सेल आउट करते हैं ऐसे इंस्टाग्राम के ऊपर। सही। बस क्या है कि टिकटॉक का ज्यादा आजकल इस्तेमाल है, टिकटॉक का ज्यादा ट्रेंड है। लोग क्या करते हैं, या तो अपनी वीडियोस वगैरह बना के टिकटॉक के ऊपर कोई प्रोडक्ट वगैरह सेल आउट कर रहे होते हैं। अब टिकटॉक के कुछ ऐसे फीचर हैं जो पाकिस्तान के अंदर एलिजिबल नहीं है। ओके। लोग फिर उसे कहना कि बाहर से जुगाड़ तरीके से मैनेज करते हैं और टिकटॉक शॉप के ऊपर जैसे काम कर लिया, टिकटॉक मोनेटाइजेशन के ऊपर काम कर लिया। अब जैसे फेसबुक इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म है ऐसे ही टिकटॉक है। अब बात यह कि लोगों ने उस चीज को थोड़ा सा ज्यादा आसानी से समझ लिया, हर बंदा टिकटॉक और ये वो सारी चीजें, तो उस आगे वो चीजें ज्यादा चल पड़ी। तो ज्यादा लोग उसके ऊपर आ गए, ज्यादा व्यूवरशिप आ गई, जिसकी वजह से वहां पे ज्यादा फिर बिजनेस भी ग्रो होने लग गया है। तो वहां पे आपको ज्यादा व्यूज भी मिल जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर थोड़ा सा इशू ये है कि भाई यहाँ पे टिकटॉक मोनेटाइजेशन डायरेक्टली एलिजिबल नहीं है, टिकटॉक शॉप का ऑप्शन नहीं है, एड्स मैनेजर इस तरह की जो भी सारी चीजें अलग होती सही है बात है। वो पाकिस्तान के अंदर डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है। फिर लोग इसका जुगाड़ लगाते हैं, बाहर से अपना कुछ लोगों को ऐड करते हैं, रीजन वगैरह चेंज करते हैं, उस तरीके से सारी चीजें मगर हो effective रही हैं होती हैं। चीजें। तो वो प्रॉपर सारा मेथड है, तो सही। उसी तरीके का को फॉलो करते हुए हम अपना काम कंटिन्यू कर रहे हम होते तो रुकते नहीं है ना, जुगाड़ू कौन हैं। हम। मतलब मजबूरी है हमारे पास, अगर सारी चीज आसानी के साथ अवेलेबल हो, हमें क्या जरूरत है इस तरह के सारे हरकतें करने की। अब लोग वीपीएन के इस्तेमाल करते हुए आजकल हाँ एग्जैक्टली। ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं, ट्विटर पीछे रह गया भी जाता है, मैं खुद चला रहा हूँ VPN पीछे चला रह गया के। जाता है। तो इस तरह के फिर जितने भी मसले मसाइल हैं ओवरकम करने के लिए हमें इस तरह के जुगाड़ करने पड़ते हैं मजबूरी के तौर पे। सही हर चीज बात। आसानी के साथ अवेलेबल हो, हमें 2 नंबर काम की तरफ जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ऐसे। फिर खैर बाय द वे हमें वहां से फिर जब पता लग गया कि ऐसे ऐसे ये वाला सारा काम होता है, टिकटॉक का ट्रेंड भी है, अब वहां पे व्यूअरशिप भी काफी ज्यादा है, वहां पे ऑडियंस भी काफी ज्यादा है, तो वहां पे पता है शॉर्ट फॉर्म कंटेंट है वो ज्यादा कंज्यूम किया जा रहा होता है, तो जिसकी वजह से बिजनेसेस वहां पे आ गए हैं। वहां पे आपको अच्छा कंज्यूम रेट मिल जाता है, ठीक। या वहां पे एड्स वगैरह रन करते हैं, आपको अच्छी सेल्स वगैरह जनरेट होकर मिल जाती हैं। वहां पे कोई किसी किस्म का भी मसले मसाइल का इतना सामना नहीं करना पड़ता जितना आपको फेसबुक के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर करना पड़ता है। तो जिसकी वजह से टिकटॉक काफी ज्यादा इन है। सही। तो लोग अगर प्रॉपर, अगर कोई न्यू पर्सन भी है ना जो आपकी वीडियो देख रहा है, अगर वो सिर्फ टिकटॉक के ऊपर ही काम करने लग जाए, मैं नहीं समझता कि उसे इधर उधर किसी भी और जगह पे जाने की जरूरत है, क्योंकि टिकटॉक खुद एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है। लेकिन फर्क बात फिर वही आ जाती है, एट द एंड अकाउंट भी बैन होते हैं, सारे मसले सर का सामना आपको करना पड़ता है। उसकी सिर्फ यही वजह है कि वो डायरेक्टली यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अहमद रजा गौरी 2017 में अर्निंग बेस पे कहाँ था, और 2024 फरवरी आज है, ऐसी है। और आज कहाँ मौजूद है? तब तकरीबन 5,000 से स्टार्ट किया हुआ था, 1,500 कमा रहे थे। अब अल्लाह का शुक्र है, मैं समझता हूँ कि 100 टाइम्स ना अर्निंग इंक्रीज हो चुकी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी इसके अलावा इज्जत है, लोग आपकी इज्जत करते हैं, लोग आपकी इज्जत की निगाह से देखते हैं। जब आप किसी दुकानदार से बातचीत करते हैं, स्पेशली तौर पे मेरे साथ वो लोग अब भी अटैच है। जब मैंने काम का आगाज किया था मेरे पास कुछ भी नहीं था, वो भी दुकानदार अटैच है। तो माशाल्लाह से फिर वो भी आपको सपोर्ट करते हैं कि नहीं यार हम आपके साथ इन्वेस्ट करते हैं, आप अपना ये वाला प्रोजेक्ट ऐसे करें, ये वाला प्रोजेक्ट ऐसे करें। तो आपको इस तरीके से बड़ी चीजें मिलती हैं। काम भी होता रहता है, पैसा भी होता रहता है, लेकिन जो पैसे से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ना वो आपकी इज्जत होती है। जब आपको इज्जत मिलती है तो बड़ी एक ना कह लो कि फख्र होने को लगता है कि हाँ यार चलो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो ये तो माशाल्लाह काफी अच्छी कुछ अचीव कर लिया आपने, मगर एक इंसान का गोल होता है यार मरने से पहले ना मुझे यहाँ जरूर पहुंचना है, तो वो क्या आपने एक टारगेट अचीव करना है, वो गोल क्या है आपका? अब असल में ना जो वो गोल है ना वो थोड़ा सा पेंडिंग है अभी। उसकी रीजन ये कि मुझे पता है कि वो उस चीज को अचीव करने के लिए ना मुझे अभी ना 5-10 आप साल शेयर रिक्वायर्ड कर है। सकते हैं हमसे? अब बेसिक डिफरेंट तरह के होते हैं। अच्छा। लाइक अब जैसे फर्स्ट मेरा अपना ओपिनियन है ना, मैं पॉलिटिक्स के अंदर भी आना चाहता हूँ। ओके चले, अहमद रजा गौरी भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती टाइम में से हमें ये टाइम दिया, और हमें पता चला कि ई कॉमर्स में आप कितने कामयाब है, और इससे हमारे कराची के लोग बिलखसूस यूथ बहुत ऐसी है। कुछ सीखेगी कि आपकी जर्नी किस तरह स्टार्ट हुई थी और इन दी एंड आज आप किस मकाम पे पहुंचे। अल्लाह पाक बहुत खैर। बहुत शुक्रिया और आपका। मुझे भी आपका कह लो कि मैं भी आपका शुक्रगुजार हूँ कि यार आपने बुलाया, इनवाइट किया, क्योंकि इसी तरीके से फिर सारी चीजें कोलैब करके बिल्कुल वर्क ऐसे, हो रही होती हैं, बिल्कुल ग्रो हो रही ऐसे। होती हैं। बस मैं व्यूवर्स को यही कहना चाहूंगा कि जो लोग भी काम करना चाहते हैं सही। सिंसियर होके डिसीजन लेके काम करें। ऐसा नहीं है कि कभी क्या कभी क्या और कभी क्या, इससे आपका टाइम भी वेस्ट होगा, पैसे भी वेस्ट होंगे, और एट द एंड फिर आप यही इसी चीज को बदनाम करेंगे यार ऑनलाइन अर्निंग फेक है, ये वाला काम ऐसे है, ये वाला काम ऐसे है। सही। लोग इसी चीज के जरिए अर्निंग कर रहे हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छी बहुत अर्निंग अच्छी कर रहे करना हैं। है, एग्जैक्ट। बस हमने मेथड अच्छा फॉलो करना है, बाकी अल्लाह पाक फिर कामयाबी देने वाला है। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। तो नाजरीन आपने देखा अहमद रजा गौरी भाई हमारे आज के मेहमान खुसूसियत है, जिन्होंने ई कॉमर्स में कामयाबी के साथ अपने सफर का आगाज किया और आज तक काम करते आ रहे हैं कामयाबी के साथ। फिर मिलेंगे एक और नए पॉडकास्ट के साथ, जब तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।